ओके, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मलेरिया के ऊपर है और मलेरिया पर हम बात कर रहे हैं। ओके, सामने देखिए, समझिए बात को अच्छे से। मलेरिया रोग की जब हम बात करते हैं तो कल मैंने कुछ बातें डिस्कस कर ली कि मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, आवेल और फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम, आवेल, मलेरी और फैल्सीफेरम। ठीक है, एक तो हो गई वाइवेक्स और आ जाती है। ऐसे 4 प्रजातियां होती हैं, आवेल, मलेरी, फैल्सीफेरम और वाइवेक्स। फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, अब हम इस पर बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखो, प्लाज्मोडियम जो है, एक प्रोटोजोन है भाई। प्रोटोजोआ जनित रोग है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी लाइफ साइकिल की 2 चरण होते हैं। एक तो इसका लैंगिक चक्कर और एक इसका अलैंगिक चक्कर। तो इसका जो लैंगिक चक्कर है वो मच्छर में पूरा होता है और अलैंगिक चक्कर जो है वो मनुष्य में पूरा होता है। इसलिए इसको 2 होस्ट चाहिए। होस्ट 2 चाहिए इसको। प्लाज्मोडियम को 2 प्रपोषी चाहिए। एक प्रपोषी तो चाहिए इसको मच्छर और एक प्रपोषी चाहिए इसको मनुष्य। ठीक है। अच्छा, मच्छर में भी कौन सा? मादा एनाफ्लीज। कौन? मादा एनाफ्लीज। अब ये मच्छर जो है वो वाहक का काम करेगा भाई। यहाँ पे किसका काम करेगा? वाहक का काम करेगा। बहुत सी बार बच्चे गलत करते हैं इस आंसर को। अगर प्रश्न ये आए कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो जो रोगजनक है वो तो प्लाज्मोडियम ही है, मच्छर तो वाहक होता है। ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसलिए क्योंकि इसके जो भेदक क्षमता होती है वो नर से ज्यादा होती है। दूसरी बात, इसकी लार में एक द्रव्य पाया जाता है मास्कटीन। कौन सा? मास्कटीन। जो मास्कटीन द्रव्य होता है वो रक्त को जमने नहीं देता, तो इसके अंदर नहीं होता जब तक ये पीता रहता है रक्त। ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे कि भाई क्या है। देखो, प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है उसको स्पोरोजोइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होती है। ये इसकी संक्रमण अवस्था है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है, तो स्पोरोजोइट। कौन सी है? स्पोरोजोइट संक्रमण अवस्था है। और ये अवस्था ही मनुष्य के रक्त में प्रवेश करती है, ये अवस्था ही। फिर वो बड़ा होता है। हाँ, जैसे ये 15 माइक्रोन का है तो धीरे धीरे उसमें 40 से 45 माइक्रोन तक का हो जाता है ये खून पी पी कर। ठीक है। फिर ये अपना गुणन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसकी संख्या बढ़ती जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे बीमार हो जाता है। स्टार्ट कैसे करेंगे इस बात को? देखो, जब मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है स्वस्थ मनुष्य को काटता है, ये काट रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काटता है, तो उसकी लार में जो स्पोरोजोइट है वो किसके अंदर चले जाते हैं? मनुष्य के रक्त के अंदर। आप लोग इसके पास स्पोरोजोइट कहां से आए? तो ये चक्कर चलता हुआ आ रहा है, पहले से स्पोरोजोइट बन गए थे तो उसके पास है। स्पोरोजोइट उसका अंग नहीं है, मच्छर का ध्यान रखना। स्पोरोजोइट तो एक, स्पोरोजोइट क्या है? स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है जो उसके अंदर रहती है, बाकी मच्छर का कोई पार्ट नहीं है स्पोरोजोइट। तो जैसे इसको काटता है तो स्पोरोजोइट इसके ब्लड में चले जाते हैं, और स्पोरोजोइट जैसे ही ब्लड में चले जाते हैं तो सबसे पहले जो अटैक करते हैं वो लीवर सेल पे अटैक करते हैं। किस पे? लीवर सेल पे अटैक करते हैं। ये लीवर सेल दिखा रखी है, देखो
और ये देखो स्पोरोजोइट लिख रखा है, आप लिख रखा है ना, तो लीवर सेल पे अटैक करते हैं। क्लियर? लीवर सेल पे अटैक करने के बाद ये ग्लाइकोजन को खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ग्लाइकोजन को ये खाएंगे तो इनकी जो आकार है वो बढ़ने लग जाएगा। और लीवर में ग्लाइकोजन होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन का विखंडन लीवर में ही होता है। शुगर वगैरह से जो ग्लाइकोजन बन रही है वो लीवर में प्रेजेंट रहती है। तो लीवर की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। अब लीवर है, लीवर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं, तो उसके अंदर चले जाते हैं। देखो ये जा रहे हैं, ये लीवर के सेल के अंदर चले गए, यहाँ ग्लाइकोजन को खा रहे हैं, बड़े हो गए। बड़े होने के कारण इनको जगह नहीं मिली अब सेल में रहने के लिए, तो सेल को तोड़ देते हैं। ये सेल यहाँ से टूट गए। क्लियर? जैसे ये बाहर निकलते हैं तो अब इनको, जैसे इनकी जो बड़ी अवस्था आ जाती है ना, छोटी से बड़ी अवस्था, उसको साइजोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइजोंट्स। ठीक है? और जैसे ये बाहर निकलते हैं तो अब ये जो बनकर निकलते हैं उनको कहा जाता है मीरोजोइट्स। क्या कहा जाता है? मीरोजोइट्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोमीरोजोइट्स या मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स हैं तो इनका काम रुकता नहीं है, अब तो ये और पावरफुल हो गए ना, तो ये दूसरी लीवर सेल पे अटैक कर देते हैं और दूसरी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे भोजन खाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो यहाँ से इधर से है भोजन खाना स्टार्ट करते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जाती है, और फिर ये सेल में जब जगह नहीं रहती तो ये ब्रस्टिंग हो जाती है, फट जाती है, ये बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक ये हो गया, ये बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, ये जो दिखा रखा है इसमें डायरेक्ट ये आरबीसी सेल दिखा दी। वैसे 2-3 स्टेज करते हैं, ये पहले लीवर सेल को ही खाते हैं, आरबीसी सेल में बाद में एंटर करते हैं। यहाँ पे ये आरबीसी सेल के अंदर चले गए। किसके अंदर जा रहे हैं? और आरबीसी सेल के अंदर देखो रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले गए। आरबीसी सेल के अंदर जाते ही ये जो मीरोजोइट्स हैं, ये आरबीसी सेल के अंदर जाते ही वहाँ पे कई फेज आती है इनकी, तस्त्री अवस्था, अमीबी अवस्था, रिंग अवस्था, कई अवस्थाओं में चेंज होते हैं। ठीक है? और जैसे ही ये आरबीसी के अंदर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो आरबीसी सेल फट जाती है। आरबीसी सेल जैसे ही फटती है तो तेज कपकपी के साथ ठंड लगती है। ये मलेरिया रोग का पहला लक्षण आता है, तेज कपकपी लगती है और ठंड लगती है। ठीक है? उसके बाद में ये बाहर जब निकलते हैं तो ये गैमेटोसाइट्स के रूप में बाहर निकलते हैं। देखो यहाँ पे गैमेटोसाइट्स दिखा रखा है। क्या है? गैमेटोसाइट्स, यानी युग्मकों के रूप में बाहर निकलते हैं। एक मेल युग्मक और एक फीमेल युग्मक। आप इनको कह सकते हो मेल क्रिप्टोमीरोजोइट्स, फीमेल क्रिप्टोमीरोजोइट्स। यहाँ पे मेटा वर्ड भी जोड़ा जाता है, यहाँ पर मेटा वर्ड भी जोड़ा जाता है। आप सिर्फ मीरोजोइट्स जोड़ के लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? और ये गैमेटोसाइट्स के रूप में बाहर निकलते हैं। ये गैमेटोसाइट्स बाहर आ गए। अब ये गैमेटोसाइट्स आकर ब्लड के अंदर चले गए। अब तक ये चीज किसके अंदर है? ये गैमेटोसाइट्स कहाँ है? मनुष्य के अंदर ही है। कहाँ है? मनुष्य के अंदर ही गैमेटोसाइट्स बन गए, नर और मादा युग्मक बन गए, लेकिन है किसके अंदर? ये मनुष्य के अंदर। अब यदि 6-7 दिन तक ये इसमें पड़े रहते हैं और अब यदि कोई मच्छर वापस से मनुष्य को काटता है तो ये उसके लार के जरिए मच्छर के पेट में चले जाएंगे, ये गैमेटोसाइट्स। समझ में आ गई बात? जैसे ये काट रहा है तो ये वापस से उसके पेट में चलेगी और जाके अब इसमें नर और मादा गैमेटोसाइट आपस में जुड़ जाते हैं और जैसे शुक्राणु और अंडाणु दिखा रखा है, जुड़ने के कारण निषेचन हो जाता है। निषेचन होने से इसकी कई अवस्थाएं आ जाती है। एक उशिष्ट अवस्था आती है, इसकी उशिष्ट अवस्था आती है। ठीक है? उकाइनीट अवस्था आती है इसकी। पहले ये गतिशील नहीं होता है, जाइगोट जो बना पहले गतिशील नहीं होता है, फिर धीरे धीरे गतिशील हो जाता है और फिर मच्छर की क्रोप को भेद कर ये थोड़ा लार ग्रंथियों तक चला जाता है और लार ग्रंथियों में जाकर ये कई समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप ये जो गैमेटोसाइट्स जो अब निषेचन करके जाइगोट बना दिया इन्होंने, ये जैसे इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उसके फलस्वरूप बहुत सारे स्पोरोजोइट वापस से बन जाते हैं। अब ये स्पोरोजोइट मच्छर की लार में प्रेजेंट है। अब मच्छर यदि किसी दूसरे को काटता है
तो स्पोरोजोइट उसके बॉडी के अंदर, और स्पोरोजोइट अंदर जाके वापस से गैमेटोसाइट बनाते हैं, और गैमेटोसाइट को उठाने के लिए भी मच्छर ही आता है, ये ले जाता है और उसकी बॉडी के अंदर ये गैमेटोसाइट स्पोरोजोइट में बदल जाते हैं, और स्पोरोजोइट बनने के बाद जब मच्छर किसी दूसरे दूसरे व्यक्ति को काटता है तो स्पोरोजोइट उसके अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार इनका जीवन काल चलता रहता है। क्लियर बात? समझ में आ गई? समझ में आई? क्या क्या बताओगे आप ये बताओगे कि सबसे पहले जब स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर काटता है तो स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में, स्पोरोजोइट उसके बाद में जाने के लीवर सेल में, ग्लाइकोजन को खाएंगे, सेल फटेगी, मीरोजोइट्स के रूप में बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद आरबीसी सेल पे अटैक करेंगे, आरबीसी सेल फटने से कपकपी लगेगी, ठंड चढ़ेगी, और आरबीसी सेल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये युग्मकों के रूप में निकलेंगे, और ये युग्मक बनकर तैयार हो जाते हैं मनुष्य के अंदर। जब मच्छर इनको काट लेते, मच्छर मनुष्य काटता है तो ये उसके पेट के अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद ये निषेचन कर लेते हैं, आपस में दोनों मिलकर जायगोट बना लेते हैं, फिर समसूत्री और असूत्री विभाजनों के फलस्वरूप उसमें बहुत सारे स्पोरोजोइट वापस से बन जाते हैं, और वापस से मच्छर यदि किसी को काटता है तो वापस से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये मलेरिया रोग का आपके पास आ गया। अब इसमें कुछ, अब एक प्रश्न ये भी है कि जैसे सिकल सेल एनीमिया जिसको रोग होता है उसको मलेरिया रोग नहीं हो सकता है, उसका रीजन आरबीसी जो होती है ना वो पहले से सिकुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर आरबीसी की एक अवस्था आती है तस्तरीय अवस्था, गोल, वो हो नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, और ये कॉमन से प्रश्न आप लिख सकते हो कि मच्छर मलेरिया रोग का बचाव क्या होना चाहिए। तो भाई मच्छरों का आप रोकथाम करो तो मलेरिया रोग का बचाव अपने आप ही हो गया। घरों के पास पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। एक गैम्बूसिया मछली आती है, गैम्बूसिया नाम से, गैम्बूसिया भी कह देते हैं उसको लाके पानी में यदि छोड़ दो आप तो वो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, तो पनपने नहीं देती वो उनको। केरोसिन तेल छिड़क सकते हो आप दूषित जल में, ठीक है, या बहुत सारे रसायन आते हैं मच्छर मारने वाले, उनका उपयोग कर सकते हैं। घरों के अंदर जालीदार खिड़कियां लगा सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा आज रासायनिक रूप से जो तैयार होते हैं, मोर्टिन है, ये ऑल आउट वगैरह है, ये अगरबत्ती आती है मच्छर भगाने की, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई बेशक है कि मच्छर अगर आपके पास नहीं आएगा तो मलेरिया रोग भी नहीं होगा। जब मच्छर जो होता है मलेरिया रोग ही नहीं करता, बहुत सारे रोग और भी फैलाता है, जैसे डेंगू है, फाइलेरियासिस है, बहुत सारे और भी रोग करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमीबाइसिस, ये एक रोग है अमीबाइसिस। इसका जो कारक है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन रहेगा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका रोगजनक है। यह भी एक प्रोटोजोआ है, वाहक घरेलू मक्खी। तो ये तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। ये जो होता है, जो घरेलू मक्खी है, अच्छा ये फीकल मटेरिया में मिलेगा आपको, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका मल में मिल जाता है, ये मनुष्य के मल में भी रहता है। तो घरेलू मक्खी वहाँ आसानी से पहुँच जाती है और फिर आकर भोजन को भी दूषित कर सकती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका मनुष्य के पेट में आसानी से पहुँच जाता है और संक्रमण कर देता है। संक्रमण का स्थल इसमें आंत होती है भाई, देखा जाए तो, ठीक है। आंत लक्षण भाई, आंतों में जो लक्षण आ रहे हैं वो आप बता सकते हो। पेट दर्द है, डायरिया हो जाता है, दस्त लगते हैं, कभी कभी दस्त के साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है ऐसी कंडीशन में, श्लेष्म आता है। बचाव के लिए आप क्या करोगे? जल को उबाल कर छान कर पीना चाहिए, ये बचाव है। ट्रीटमेंट तो अलग चीज होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? दूषित जल नहीं पीना चाहिए, जल को छान कर और उबाल कर पीना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड देखें तो एस्कैरियासिस, ये जो है इसका जो रोगजनक है वो एस्कैरिस लुब्रिकोइडिस। कौन सा है? एस्कैरिस लुब्रिकोइडिस। एस्कैरिस जो होता है इसका वाहक कौन है? भाई वाहक खुद ही यही है एस्कैरिस। कैसे? ये अपने अंडे जो देता है ना, मादा एस्कैरिस जो अपने अंडे देती है, ये जल में देती है। तो जल में देती है, और वो जल यदि मनुष्य के पेट में पहुंच जाए, उसको पी ले कोई जीव, तो वो अंडे कहाँ पहुंच गए? पेट में। और वो निषेचित अंडे होते हैं, उनसे बच्चे निकल आते हैं।
और वो अंदर ही अंदर संक्रमण फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, एस कैरिज बन जाता है। एस कैरिज जो होते हैं आसानी से देखे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। एस कैरिज आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है। और ये एस कैरिज मनुष्य के आंतों में पहुंच जाते हैं और आंत्र इसका प्रभावित अंग हो गया। लक्षण सेम से आप लिख सकते हो, पेट दर्द है, जी में चलाना, जी घबराना है, ठीक है। पाचन प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है। बचाव वही, आप जल को छान कर और उबाल कर पीना चाहिए बचाव के लिए। आप वही फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस ये जो है, ये देखा जाए तो घातक रोग है। वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई। और इसका वाहक एडिस और कुलेक्स मच्छर, दो मच्छरों की प्रजाति एडिस और कुलेक्स मच्छर के कारण होता है। प्रभावित अंग की बात करें तो लसिका वाहिनियां और लसिका ग्रंथियां हैं। जैसे लसिका ग्रंथि हमारे पूरे शरीर के अंदर लसिका ग्रंथियां हैं, लसिका तंत्र भी होता है, उसके अंदर जगह जगह लसिका ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो ये वहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। जब ये पहुंच जाता है तो सूजन उत्पन्न करता है जगह जगह, बुखार आना, शरीर का जगह जगह पे फूल जाना, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब पैर में सूजन आ जाती है, वृषणों में भी सूजन आ जाती है, हाथी पांव रोग कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, कौन सा रोग? हाथी पांव रोग, ठीक है। क्लियर? दाद की अगर हम बात करें तो कॉमन है, दाद कवकों के जरिए होता है। और दाद की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडोर, मोर्फियोटोन, ठीक है। अगर ये तीन दे रखे हैं आपके पास कवक, तो इनमें जो आपको याद रह जाए वो याद कर लेना, ठीक है। अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरम ज्यादा लिखते हैं बच्चे, ठीक है। कौन सा लिखते हैं? माइक्रोस्पोरम, या ट्राइकोफाइटोन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। संक्रमण की अगर हम बात करें तो इसका संक्रमण कैसे होता है? देखो, दाद है जो ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। इसके अलावा मिट्टी में कवक मिल जाएंगे आपको, मिट्टी में हाथ डालने से संक्रमण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिसके दाद हो रहा है वो यदि आपको स्पर्श करता है तो भी दाद का जो कवक है दाद फैलाने वाला, वो आप ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और लक्षण क्या होता है? त्वचा और नाखून पर सल्की विक्षतियां आ जाती है, ठीक है। विक्षतियां मतलब थोड़ी थोड़ी पपड़ियां सी आने लग जाती हैं, ठीक है। और खुजली चलती है, उनमें कम रहता है, छुपा रहता है। अगर देखा जाए आप पूरा हाथ ऐसे करोगे तो आपके पूरे हाथ पे सनलाइट गिर सकती है, लेकिन यहाँ सनलाइट एकदम से नहीं जाएगी, तो ये यहाँ छुपा पड़ा रहता है, ठीक है। और थोड़ा मॉइस्चर जहाँ रहेगा वहाँ ये ग्रोथ जल्दी से कर लेगा, ठीक है। तो ये आपके दाद की बात हो गई। संक्रामक रोगों से बचाव, भाई संक्रामक रोगों से बचाव की बात कर रहा है तो क्या क्या बचाव हो सकते हैं? देखो, व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। भाई आप व्यक्तिगत साफ सफाई रखोगे तो संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है, ठीक है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो पेशेंट को देखने के लिए, कोई भी मान लो, तो अगर आप पता है आपको वहाँ पर संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, आपने मास्क नहीं लगाया है, हाथों में दस्ताने नहीं पहने हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि कोई संक्रमण आप ले आओ घर पे, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता भी आपके पास होनी चाहिए। आप रोज साफ सफाई नहीं कर रहे हो, रोज स्नान नहीं करते हो, तो कवक को ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि साफ सफाई करने से भी क्या होता है, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो निकलते रहते हैं, ठीक है। रोग वाहकों का नियंत्रण, दूसरी बात है, रोग वाहकों का नियंत्रण करें आप। जैसे मक्खी है, मच्छर है, इनका नियंत्रण मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई जालीदार खिड़कियां या दरवाजे आप लगा रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे रासायनिक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो मच्छर मक्खी को मारने में सहायक है, ठीक है। इसके अलावा टीकाकरण भी संक्रामक रोगों से टीकाकरण के कारण भी संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। जैसे कोरोना वायरस आया तो टीके की जब वैक्सीन लग गई तो बहुत हद तक हमें सफलता मिली, ठीक है।
एंटीबायोटिक्स दवाइयों का उपयोग, ये फिर ट्रीटमेंट में आ जाता है। भाई डॉक्टर के पास आप जाओगे तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपको पहले प्रेफर करेगा, ठीक है। तो ये संक्रामक रोगों से बचाव के तरीके आपके पास है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। किसकी बात करते हैं? इम्यूनिटी की, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, देखो इस बात को थोड़ा सा समझो अच्छे से, कि आप आए दिन रोजमर्रा के आप जीवन में, डेली रूटीन लाइफ में अगर आप देखो तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के आप संपर्क में आते रहते हो। बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते रहते हैं, लेकिन हर किसी बैक्टीरिया वायरस से हम रोज तो बीमार नहीं पड़ते। हम रोज थोड़ी बीमार हो जाते हैं, इसका मतलब तो हम जी नहीं पाए। बचपन से इतने बड़े हुए हैं तब तक अगर देखा जाए तो बहुत से बैक्टीरिया वायरस प्रतिदिन हमारे संपर्क में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के अंदर कोई ऐसी क्षमता होगी, ऐसा वो जाते नहीं है क्या बॉडी के अंदर? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर एक ऐसा तंत्र है जो उनको मारने में सहायक है, और इसी को कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। उसको कहा जाता है इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम, ठीक है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इम्यूनिटी का अध्ययन किया जाता है उसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान। एमिल वॉन बेरिंग नाम का साइंटिस्ट है, इसको आप इम्यूनिटी का जनक कहोगे। क्या कहोगे? इम्यूनिटी का जनक कहोगे। क्लियर? इतनी बातें जब हो जाती है तो हम एक बार वापस समझते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो बाहर से आए हुए रोगाणुओं को मृत करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी बात को हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? अच्छा, इम्यूनिटी सबके पास होती है, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके पास इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन कुछ भयानक रोगों में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, जैसे कैंसर है, एड्स है, कि इनके अंदर इम्यूनिटी इतनी पावरफुल नहीं होती है, क्योंकि वो बी और टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो मरने लग जाती हैं, ठीक है। अगर इम्यूनिटी की हम बात करें तो इम्यूनिटी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है सहज या अविशिष्ट या प्राकृतिक, एक अर्जित या विशिष्ट। दो प्रकार की इम्यूनिटी है अपने पास। एक तो सहज, अविशिष्ट, प्राकृतिक, और आप इसको जन्मजात भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जन्मजात। एक होती है अर्जित, जो बाहर से दी जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी पर अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं और घुमाकर भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर करें। हमने बात की है कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सहज, अविशिष्ट, प्राकृतिक, एक अर्जित या विशिष्ट। अब पहली बात है, इसको सहज क्यों कहा, इसको अविशिष्ट क्यों कहा, इसको प्राकृतिक क्यों कहा, इसको अर्जित क्यों कहा, इसको विशिष्ट क्यों कहा? क्योंकि इसका रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप बात करो सहज या अविशिष्ट, अविशिष्ट का मतलब जिसके पास कोई विशिष्टता नहीं हो। मानव जाति में या जीवों के अंदर, आप सभी जीवों की बात करो, इम्यूनिटी, ये वाली इम्यूनिटी सबके पास है। ये इम्यूनिटी आपको माता पिता द्वारा गिफ्ट में दी जाती है, उपहार स्वरूप आप इसको स्वीकार करते हैं। यह आपको जन्मजात होती है आपकी इम्यूनिटी, यह इम्यूनिटी आपकी जन्मजात होती है। अच्छा, अब ये प्रश्न है कि सर ये जो इम्यूनिटी है वो जो जन्मजात होती है, क्या ये सबके पास अलग अलग होती है? नहीं, सबके पास एक ही प्रकार की इम्यूनिटी होती है। जैसे मैं आपको एक वो दूं एग्जाम्पल, और मैंने पहले भी दिया होगा आपको, कि मान लो एक फाइटर है, ठीक है, और उस फाइटर के पास एक ही वेपन्स है, एक ही हथियार है मारने के लिए,
चाहे बंदूक हो, चाहे तलवार हो, चाहे चाकू हो, चाहे कुछ भी हो। तो अब उसके पास एक एक करके आदमी आ रहे हैं, तो वो सबको एक ही हथियार से मारेगा। चाहे कोई भारी भरकम आदमी आ गया, कोई ऊपर से आ रहा है कोई विरोधी पार्टी का, तो भी वो वेट करेगा कि उसके पास पहुंच जाए और तलवार से वो मार दे उसको। लेकिन एक फाइटर ऐसा है जिसके पास आपने सारी चीजें दे रखी है, उसके पास राइफल भी है, उसके पास छोटी गन भी है, उसके पास हथगोले भी हैं, सब कुछ है। तो वो अपने अपने इस तरीके से मारेगा। जैसे उसने ज्यादा दूर से भीड़ देखी तो वो फेंक देगा, वो गोला दूर से मार देगा, पास नहीं आने देगा। समझ में आ रही है बात? तो जो पहली वाली जो कंडीशन की हमने बात की कि जो फाइटर है उसके पास तलवार है, तो चाहे दुनिया का कोई कैंडिडेट आए उसके पास वो तलवार से ही मारना पड़ेगा, चाहे वो अगला मरे या नहीं मरे। कुछ ऐसा ही सहज प्रतिरक्षा में होता है। दुनिया का किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, किसी प्रकार का रोगाणु आ जाए, इसके पास मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अलावा एक दूसरा तरीका यूज नहीं करती। अगर मरता है तो ठीक, अगर नहीं मरता है तो ये संभाल ले भी, ये संभाल ले, ठीक है। इनसे मरता है तो ठीक, नहीं तो फिर ये काम करें, ठीक है। इसलिए इसको लिखा अविशिष्ट, समझ गए? इसके पास कोई विशिष्टता नहीं है मारने की, सिर्फ एक ही तरीका है। लेकिन इसके पास अलग अलग तरीके, इसके पास अलग अलग तरीके मारने के, अलग अलग तरीके रोगाणु को नष्ट करने के, अलग अलग तरीके, ठीक है। तो इसके पास विशिष्टता है और इसके पास विशिष्टता नहीं है। समझ में आ गई बात? तो जो प्रतिरक्षा तंत्र, जो प्रतिरक्षा आपको जन्म से दी जाती है वो है अविशिष्ट या जन्मजात, और जो प्रतिरक्षा आपको जन्म के बाद विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, विभिन्न प्रकार के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है उसको आप कहते हो अर्जित। इसी का नाम भी अर्जित ही दिया गया है। क्लियर बात? समझ में आई? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सहज प्रतिरक्षा किस प्रकार से काम करती है, उसके बैरियर दे रखे हैं यहां पर। बैरियर यानी अवरोध। क्या दे रखे हैं? अवरोध। क्या दे रखे हैं? ठीक है। जैसे पहले की हम बात करें शारीरिक अवरोध, तो शरीर के अंदर ऐसा कौन सा अवरोध होता है कि बैक्टीरिया वायरस को मारता है? तो भैया आप बात करो, सुरक्षा की पहली पंक्ति होती है वो आपकी त्वचा ही होती है। इसके अलावा श्लेष्मा भी काम करता है। ओके। सहज प्रतिरक्षा की अगर हम बात करें तो सहज प्रतिरक्षा किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से बैरियर उत्पन्न करती है, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो सहज प्रतिरक्षा की अगर हम बात करें तो पहले तो है शारीरिक अवरोध। कौन से हैं? शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध की अगर हम बात करें तो एक तो है त्वचा और एक है श्लेष्मा। तो त्वचा देखा जाए तो सुरक्षा की पहली पंक्ति है। त्वचा क्या है? सुरक्षा की पहली पंक्ति है। और त्वचा जो है मर्त क्रिएटिन पदार्थों की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? मर्त क्रिएटिन पदार्थों की बनी रहती है, ठीक है। और मर्त क्रिएटिन पदार्थ की बनी रहती है, इसके कारण कोई भी बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। सोच के देखो, अगर आपका कोई आपके वाउंड हो गया, कोई आपके घाव हो गया, क्या हो गया? घाव हो गया मान लो, ठीक है। तो घाव होने से वो त्वचा उतर जाएगी। फिर आपको डॉक्टर क्या बोलता है? इन्फेक्शन का डर है, खतरा ज्यादा है, इन्फेक्शन का डर है। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि स्किन आपका बहुत ही पावरफुल काम करती है। स्किन बहुत पावरफुल काम करती है, वो बैक्टीरिया वायरस को अंदर आने नहीं देती किसी भी हालत में। समझ में आ गई बात? दूसरी अगर हम बात करें श्लेष्मा की, तो देखो हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा पाचन तंत्र है, विभिन्न प्रकार के तो तंत्र हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के जो मार्ग है वहां पे श्लेष्मा का सिक्रेशन होता रहता है। किसका? श्लेष्मा बाहर से आए हुए रोगाणु को चिपका कर फंसा कर रोक देती है और अंदर नहीं जाने देती। तो ये भी हमें एक सुरक्षा प्रदान करती है। कार्य की अवरोध की अगर हम बात करें तो आप इसमें देखो, जैसे बुखार, जैसे बुखार,
जैसे ही बॉडी के अंदर कोई रोगाणु आया तो जो WBC है वो एक्टिव हो जाएगी भाई। क्या एक्टिव हो जाएगी? WBC एक्टिव हो जाएगी, और WBC एक्टिव होते ही मैक्रोफेजेज को सक्रिय कर देगी। मैक्रोफेजेज जैसे ही सक्रिय होगा तो एक पायरोजन नाम का स्राव रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा? पायरोजन। पायरोजन जैसे रिलीज होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो जो रोगाणु है उस टेम्परेचर में मरना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रक्त के अंदर आयरन की कमी आ जाती है, और आयरन की कमी जब आ जाती है तो जीवाणु को आयरन जैसा पोषक तत्व तो नहीं मिलता, तो वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बुखार आना बुरी बात नहीं है, बुखार आना बुरी बात नहीं है। बुखार आने का मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है, हरकत में आ गया है, इसलिए बुखार आना जरूरी है। ठीक है। एक अगर इसी में बात करें तो पीएच की बात करें आप, जैसे अगर हम बात करें कि HIV पेशेंट है, एड्स का पेशेंट, एड्स का रोगी है, उसके साथ आप बैठ के खाना खा लो, आपको एड्स नहीं होगा किसी भी हालत। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है इसका नहीं होगा? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर लार के अंदर, वैसे तो मिलेगा नहीं, और मिल गया और आप खाओगे, खाना खाते ही